हाय फ्रेंड्स, यूर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप वीडियो से जुड़े हैं तो प्ले लिस्ट जरूर चेक करें, जिससे आपको पता चल सके कि हम किस प्रकार के वीडियो अपलोड करते हैं और किस प्रकार के कंटेंट देते हैं और हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा है। इस वीडियो में हम एसएससी जीडी 11 जनवरी 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी जीके के 20 प्रश्नों को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं एसएससी जीडी में 80 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 20 प्रश्न जीके के होते हैं, 20 रीजनिंग के, 20 हिंदी के और 20 मैथ के। तो जैसा कि जानते हैं कि एसएससी जीडी की न्यू वैकेंसी आ गई जो 25 नवंबर को आई, जिसमें पोस्ट है टोटल 26,146 पोस्ट। तो इन पोस्ट को हम ध्यान में रखते हैं, जिसका एग्जाम 20 फरवरी से 12 मार्च 2024 के बीच होने जा रहा है। उसी को हम टारगेट करके यह क्लास प्रीवियस ईयर का लेकर आए हैं। इससे आपको ये पता चल सके कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं फुल सोल्यूशन के साथ, क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, ना ही आपके पास ज़्यादा समय, ना ही हमारे पास ज़्यादा समय है कि हम आपको फालतू कंटेंट लेकर आएँ। और नेक्स्ट शिफ्ट पार्ट 6 नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। इससे ये 5वां शिफ्ट का प्रश्न है। इससे पहले हम 4 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो आप लोगों का अच्छा सपोर्ट मिला, इसलिए हम वीडियो को कंटिन्यू रख रहे हैं। अगर आप लोग वीडियो को शेयर करके 1 के व्यू पहुंचा देंगे तो हम तुरंत ही मैथ और रीजनिंग का भी सोल्यूशन लेकर आएंगे। और ज्वाइन टेलीग्राम फॉर फ्री पीडीएफ क्लास की पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां से जुड़कर आप इन प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि हम प्रैक्टिस के लिए पहले क्वेश्चन वहाँ पे पीडीएफ सेंड करते हैं, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सोल्यूशन के लिए इस वीडियो को देख सकते हैं बाद में। देखिए एसएससी जीडी 2023 जो 24 जनवरी 2023 को पेपर हम भी दिए थे, तो हमारा सिलेक्शन कुछ नंबर से रह गया। तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देखिए हमारा आंसर की जो हम अपलोड कर दिए हैं। वर्तमान 4 महीने पहले ये चैनल बनाए भी हैं, तो वर्तमान समय में 866 व्यू उस वीडियो पे है। तो आप प्ले लिस्ट में जाकर माई रिजल्ट माई आंसर की वाले सेक्शन में देख सकते हैं। और एसएससी जीडी का मैथ और हिंदी और जी के दोनों का हम प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू करा रहे हैं, तो आप जाकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का प्ले लिस्ट में जरूर देखिए। प्रश्न नंबर पहला, स्वतंत्रता के बाद भारत ने अपनी पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की थी? तो स्वतंत्रता के बाद, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्योंकि यह स्टैटिक जीके का पोर्शन हो जाता है। ऐसे प्रश्न स्टैटिक जीके के पोर्शन हो जाते हैं, क्योंकि ये प्रश्न बदलते नहीं है, ये हमेशा रहते हैं, तो स्टैटिक में चले जाते हैं। और ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम को दीजिएगा तो ऐसे पूछे ही जाते हैं। एसएससी जीडी के आने वाले एग्जाम में भी यह रिपीट होने का फुल चांस है। तो स्वतंत्रता के बाद भारत ने कब पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की? तो वो की थी 1951 ईस्वी में। जैसा कि जानते हैं कि पंचवर्षीय योजना यानी कि 5 वर्षों की योजना थी, यह वित्तीय समावेशन की योजना थी। तो यह चली थी 1951 से 1956। कभी कभी पूछ देता है कब तक चली थी, 1951 से 1956 तक। और भारत में अब तक कितनी टोटल पंचवर्षीय योजना चली है? तो टोटल 12 पंचवर्षीय योजना भारत में अब तक टोटल 12 पंचवर्षीय योजना चली है। लास्टवीं पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो लास्टवीं पंचवर्षीय योजना थी 2007 से 2012 तक। 2007 से 2012 तक लास्टवीं पंचवर्षीय योजना थी। इसके बाद 1 जनवरी 2015 ईस्वी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया। तो अब योजना आयोग 12 टोटल मिलाकर 12 चली थी। तो अब देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना पर बात कर लेते हैं। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना पूछेगा किस मॉडल पर आधारित थी? तो वो हेरड डोमेर मॉडल पर आधारित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेडर डोमर मॉडल पर आधारित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्या था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भारत में तेजी से औद्योगिक और आर्थिक विकास हासिल करना था। यह योजना खासतौर पर कृषि, सिंचाई, बिजली, परिवहन और संचार आदि क्षेत्रों पर विकसित थी। देखिए इस प्रथम पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य क्या था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था बेरोजगारी और गरीबी को कम करना, बेरोजगारी और शिक्षा और स्वास्थ्य स्तर में वृद्धि करना। यह प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। योजना आयोग का नाम बदलकर अब नीति आयोग कर दिया गया। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वो होते हैं प्रधानमंत्री। अगर पूछेगा कि प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के प्रधानमंत्री हो। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष हो जाएंगे प्रधानमंत्री उस समय के जवाहरलाल नेहरू। अगर पूछेगा वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नर्तक 2003 में सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाला था? तो देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये आने वाले शिफ्टों में भी पूछे जाएंगे, क्योंकि ये भी स्टैटिक का पोर्शन होता है, ये चेंज नहीं होगा। देखिए कौन सा नर्तक सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले हैं? तो इसमें से बताना है कि कौन से वो नर्तक हैं जिन्होंने सबसे कम उम्र में पद्म भूषण प्राप्त किया है। तो देखिए प्राप्त करने वाले कौन थे? तो देखिए वो हैं सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह सबसे कम उम्र में प्राप्त करने वाले यह नृत्यकार हैं, सोनल मानसिंह। देखिए अगर पूछेगा कि पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित है? तो कथक से। कथक कहाँ किस राज्य का है? तो उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे।
ये देखिए, ये सभी प्रश्न एसएससी जीडी 11 जनवरी 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके के सभी 20 प्रश्नों को हम एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर रहे हैं। ये सभी ऑफिशियल पेपर हैं। प्रश्न नंबर 3, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। CaCO3 से कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। CaCO3। इसका दूसरा नाम होता है चूना पत्थर। इसका दूसरा नाम होता है चूना पत्थर। और देखिए CaSO4 दिया है, तो CaSO4 को क्या कहते हैं? तो CaSO4 को कैल्शियम सल्फेट कहते हैं। देखिए, इसे कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। 3 है तो कार्बोनेट और 4 है तो सल्फेट। 3 है तो कार्बोनेट, 4 है तो सल्फेट, तो कैल्शियम सल्फेट कहते हैं 4 को। और देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड जो दिया है, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड CaCO2, तो इसे क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। CaCO2 को क्या कहते हैं? तो कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे, प्रश्न नंबर 4। किस विटामिन को थायमिन के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, ये क्वेश्चन पूछा है किस विटामिन का रासायनिक नाम थायमिन है। जैसा कि जानते हैं कि विटामिन होते हैं A, B, C, D, E और के। इसका ट्रिक क्या है? तो ट्रिक है रथ एक ट्रॉफी। तो देखिए, थायमिन किस में है? तो रथ किस में है? रथ है इसमें। तो रेटिनॉल, और देखिए रथ। देखिए, अगर क्वेश्चन पूछेगा विटामिन ए का रासायनिक नाम, तो रेटिनॉल। बी का पूछेगा तो थायमिन, तो बी का हो जाएगा थायमिन B1। और देखिए, सी का पूछेगा तो सी का हो जाएगा रेटिनॉल। रेटिनॉल पहले का है, थायमिन है। और सी का हो जाएगा एस्कर्बिक एसिड। और डी का हो जाएगा कैल्सीफेरॉल। और ई का हो जाएगा टेकोफेरॉल। और के का हो जाएगा फिनोक्विनिन। अगर पूछेगा कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, बी का है थायमिन, सी का है एस्कर्बिक एसिड, डी का है कैल्सोफेरॉल और ई का है टेकोफेरॉल और के का है फिनोक्विनिन। तो ये सभी रासायनिक नाम है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5। अब देखिए, अब ये भी पूछ सकता है, थोड़ा सा आपको फैक्ट बता दे रहे हैं। अगर पूछेगा विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग या रिकेट्स होता है। और विटामिन ई की कमी से बांझपन आता है। नेक्स्ट प्रश्न, अक्टूबर 2022 में मेघालय के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली? तो देखिए, यह एसएससी जीडी का पेपर है जो 11 जनवरी 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया। तो उस समय एक साल पहले का कुछ पूछा है कि, तो देखिए, अगर आप एसएससी जीडी का एग्जाम देने वाले हैं, जिसका एग्जाम 24 फरवरी से होने जा रहा है, तो उसके लिए आपको हर स्टेट के राज्यपाल, वर्तमान राज्यपाल उस समय के, और मुख्यमंत्री का नाम जरूर याद करके जाना है, क्योंकि हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उसके लिए आप जरूर याद करके जाइएगा। तो अक्टूबर 2022 में मेघालय के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? तो वो है बीडी मिश्रा। बीडी मिश्रा ने 4 अक्टूबर को शिलांग के राजभवन में मेघालय के राज्यपाल के रूप में अगर क्वेश्चन पूछेगा मेघालय का राजधानी कहाँ है, तो मेघालय की राजधानी होती है शिलोंग। मेघालय की राजधानी क्या होती है? तो मेघालय की शिलोंग राजधानी होता है। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। देखिए, क्लास आप आरके रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, जो अभी हाल ही में किया गया। हमारे यूट्यूब चैनल पे एसएससी जीडी सहित यूपी पुलिस सहित अन्य सभी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट करके क्लास दी जा रही है। तो आप अगर वीडियोस जुड़े हैं तो प्ले जरूर चेक करें और जाकर वहाँ पे आप जरूर देखें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यूट्यूब पे बहुत से अच्छे यूट्यूबर फालतू के कंटेंट ला रहे हैं। जीके क्वेश्चन बच्चों के लेवल जैसे आ रहे हैं, तो जीके क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाती है एसएससी जीडी में, आप जरूर देखें। इससे पहले वाली जो 5वीं शिफ्ट का, जो हम 4th शिफ्ट का वीडियो अपलोड किए हैं, उसके जाके देखिए, क्वेश्चन बहुत टफ था। उसमें तो क्वेश्चन 11 या 12 प्लस करना भी मुश्किल था। ये तो इसका तो लेवल थोड़ा सा ठीक ठाक है। तो गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। यह प्रश्न डायरेक्ट पूछता है, क्योंकि ये देखिए, ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 ईस्वी में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 ईस्वी में। इसी पर ये किसके बीच हुआ था? तो ये महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था गांधी इरविन समझौता। देखिए, गांधी जी से संबंधित सभी फैक्ट को आप जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, वहाँ बताएं। और आपको थोड़ा सा फैक्ट बता देते हैं जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन। चंपारण, जिसे खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन के नाम से जानते हैं, वो कब हुआ था? तो वह हुआ था 1917 में। और
देखिए असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में, असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में। और नमक मार्च आंदोलन 1930 ईस्वी में। नमक सत्याग्रह या नमक मार्च आंदोलन 1930 ईस्वी में, असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में। बहुत पूछता है भारत छोड़ो आंदोलन के समय गवर्नर जनरल कौन था, तो लिन लिथुगो, गो भारत को छोड़ो, लिन लिथुगो था। और देखिए अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिए क्वेश्चन पूछता है कि चंपारण में महात्मा गांधी ने क्यों, तो महात्मा गांधी ने नील की खेती के विरुद्ध, चंपारण में 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी ने नील की खेती के विरुद्ध अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। क्वेश्चन पूछा महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन कब चलाया था, 1917 में। कहाँ चलाया था, तो चंपारण और खेड़ा में, नील के खेती के विरुद्ध। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। एक बजट दस्तावेज जो किसी वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय से संबंधित होता है, उसे क्या कहते हैं, तो क्या कहलाता है, तो देखिए राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियां से संबंधित है, क्या कहलाया जाता है, राजस्व बजट। जो राजस्व बजट होता है तो उसे ही वित्तीय वर्ष और राजस्व प्राप्तियों का कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। भारत के संविधान के अंतिम अनुच्छेद को संख्या ली गई है मई 2022, यानी मई 2022 तक भारत के संविधान में उल्लेखित अंतिम अनुच्छेद कौन सा है, तो जैसा कि जानते हैं कि भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद है मई 2022 तक उल्लेखित। ऐसे तो अगर मानेंगे कि भारत वर्तमान समय में कितने अनुच्छेद हैं, तो टोटल तो हो गए हैं 448, लेकिन उल्लेखित 2022 तक हैं 395 ही अनुच्छेद। भारत के संविधान में अगर पूछे कितने भाग हैं, तो भारत के संविधान में 22 भाग हैं। जो शुरू में भागों की संख्या 8 थी, लेकिन वर्तमान में भागों की संख्या 22 हो चुकी है शुरू में। और देखिए इसमें कितनी अनुसूची हैं, तो इसमें अनुसूचियां हैं 12। देखिए हम आपको जो जो इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज़्यादा पूछता है, उसे बता दे रहे हैं। क्वेश्चन पूछा भारत के संविधान में कितने भाग हैं, तो 22 भाग हैं। कितनी अनुसूचियां हैं, तो अनुच्छेद हैं, सॉरी अनुच्छेद कितने हैं, तो अनुच्छेद हैं 395। अनुच्छेद कितने हैं, 395। और अनुसूचियां कितनी है, तो 12 अनुसूचियां हैं। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान अपनाया गया। तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर को ही संविधान अपनाया गया था। तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान अपनाने के बाद संविधान में लगभग 103 संशोधन अभी तक हुए हैं। संविधान में अब तक कितने संशोधन हुए, तो 103। बहुत पूछता है जीएसटी किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है, तो जीएसटी 1 जुलाई 2017 को जोड़ा गया था। वो 151 संशोधन था। जीएसटी कौन सा संशोधन था, तो जीएसटी 151 संशोधन था। भारतीय संविधान भारत का सर्वोच्च कानून होता है। अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है, भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है, तो भारतीय संविधान को भारत का सर्वोच्च कानून माना जाता है। भारतीय संविधान को भारत का सर्वोच्च कानून माना जाता है। भारत में वोट देने की आयु कितनी है, तो भारत में वोट देने की आयु 18 है। अगर आप ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, तो ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए आपकी मिनिमम एज 21 वर्ष होनी चाहिए। आप 18 वर्ष पर नहीं चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए यह सभी प्रश्न एसएससी जीडी 11 जनवरी 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके के सभी ऑफिशियल 20 प्रश्न हैं, जो एक्स्ट्रा फेट के साथ हम आपको कवर कर रहे हैं। देखिए हम एसएससी जीडी 2023 में 24 जनवरी 2023 को हम पेपर दिए थे एसएससी जीडी का, तो जिसमें हमारा सिलेक्शन कुछ नंबर से रह गया और थोड़ा हाइट हमारा प्रॉब्लम है। हमारा हाइट 168 ही होता है, इसीलिए हम इसका प्रिपरेशन नहीं करते हैं। तो आप लोग सोचे कि हम आप लोगों को थोड़ा गाइड कर दें, प्रिपरेशन करा दें। तो देखिए हम वीडियो अपलोड किए थे 4 महीना पहले, उसी समय हम चैनल बनाए थे। देखिए वर्जन टाइम में उस पर 866 भी हुए। तो अगर आप वीडियो जुड़े हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर उसे देखें और अपनी राय जरूर दीजिए। देखिए बहुत पूछता है मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए, तो मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया। मौलिक अधिकार कहाँ के संविधान से लिया गया, तो मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9। नवंबर 2022 तक भारत में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है, नवंबर 2022 तक भारत में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे। तो देखिए आपको करंट अफेयर अगर पढ़ना ही है, तो करंट अफेयर की आप वीडियो को रोज देखिएगा, तो उससे कोई फायदा नहीं है। आप करंट अफेयर को उस समय जनवरी या दिसंबर में हमें बुक लेकर आइए, करंट अफेयर की इस समय आप बुक लेकर आइए, पतली सा, उसे पढ़ जाइए कि मंत्रालय कौन किसके पास है, कौन से मंत्री कौन है, शिक्षा मंत्री, राजस्व मंत्री, केंद्रीय मंत्री, रेल मंत्री, ये सब कौन है, और इसके बाद किस राज्य और मुख्यमंत्री कहाँ का कौन है। तो उसको आप अगर याद कर लीजिएगा, तो आपको करंट अफेयर में 2 से 3 प्रश्न आपके कन्फर्म आप सही कर पाइएगा। तो नवंबर 2022 तक भारत में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे, तो धर्मेंद्र प्रधान भारत के शिक्षा मंत्री थे। तो कौन थे, तो वो थे धर्मेंद्र प्रधान। अगर पूछेगा रक्षा मंत्री, तो रक्षा मंत्री कौन थे, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह।
अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। आपको इस समय प्रेजेंट टाइम में बता दे रहे हैं। तो राजनाथ सिंह क्या है? र से राजनाथ, र से रक्षा मंत्री। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं। नितिन गडकरी हैं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री। और निर्मला सीतारमण हैं वित्त मंत्री। और जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये बता दे रहे हैं। तो डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर हैं विदेश मंत्री। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर हैं विदेश मंत्री। और पीयूष गोयल हैं कपड़ा मंत्री। और शिक्षा मंत्री कौन है? तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। और स्मृति ईरानी क्या है? तो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय हैं इस स्मृति ईरानी के पास। जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। और पेट्रोलियम मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। अब हम आ जाते हैं। और खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर। नेक्स्ट प्रश्न पे। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए ये प्रश्न ऐसे स्टैटिक जीके का पोर्शन हो जाता है। तो जो भी स्टैटिक जीके के क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि ये प्रश्न चेंज नहीं होते हैं, स्टैटिक का पोर्शन यही है भाई कि ये बदलेगा नहीं, ये हमेशा रहेगा। आज भी पूछा जाएगा, आज से 5 वर्ष बाद भी पूछा जाएगा और इसका सेम आंसर रहेगा। तो ऐसे प्रश्नों को आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करिए, क्योंकि ये प्रश्न आपको फिक्स, इन प्रश्नों को देखिए जीके में पढ़िए, वही जो आपको बन जाए। अगर आप जीके का फालतू क्वेश्चन बनेंगे जो, तो देखिए ये प्रश्न अगर आपको पूछे जाएं, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप किसी भी एग्जाम को देने वाले तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो इसका क्या हो जाएगा? 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो वो है पुडुचेरी का। पुडुचेरी का लिंगानुपात सबसे अधिक है। कितना है? तो 1000 पुरुषों पे, जैसा कि जानते हैं कि 1000 पे निकाला जाता है, तो 1000 मेल पे 1037 महिलाएं हैं। ये भी पूछ सकता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक? वो पुडुचेरी की। कितनी है? तो 1000 पुरुषों पे 1037 महिलाएं हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 1000 पुरुषों पे टोटल कितनी महिलाएं थी? तो वो थी 943। भारत का मतलब पूरे स्टेट का ऑल ओवर मिलाकर तो भारत में ये थी 943 हैं। अब देखिए उच्च लिंगानुपात वाले शीर्ष आपको 5 राज्य और केंद्र शासित का नाम बता दे रहे हैं। पहले नंबर पे केरल है। पहले नंबर पे केरल। अगर राज्य पूछेगा उच्च लिंगानुपात वाला तो केरल 1084। अगर पूछेगा दूसरा तो दूसरे नंबर पे है पुदुचेरी। दूसरे नंबर पर पुदुचेरी है क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है, तो वो है 1037। और अगर तीसरे नंबर पर पूछेगा तमिलनाडु, तो तमिलनाडु के क्या है? तो तमिलनाडु है 995। इसके बाद आंध्र। और सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा तो वो है सब दमन और दीव, सबसे कम। देखिए अगर पूछेगा कि सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश वाला, सब अगर पूछेगा सबसे अधिक पूछा है, और सबसे कम अगर पूछेगा तो सबसे कम है दमन और दीव की। कितनी है? तो वो है मात्र 618। मात्र 618, यानी 1000 पुरुष पे मात्र 618 महिलाएं हैं। और देखिए दूसरे नंबर पे सबसे कम है तो वो है दादर नगर हवेली। दादर नगर हवेली दूसरे नंबर पे सबसे कम है, जहाँ पे 1000 पुरुष पे 775 महिलाएं ही हैं। देखिए ये सभी प्रश्न 11 जनवरी 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके के 20 प्रश्न हैं, जो हम आपको सोल्यूशन करा रहे हैं। नेक्स्ट पेज एक मोटिवेशनल क्विज है। तो इसे आप क्योंकि मोटिवेशनल क्विज बीच में इसलिए हम लेकर आते हैं कि आप मोटिवेट भी रहें और आपको बोरिंग क्लास में ना हो। तो जब आपसे लोग पूछते हैं कि आप क्या काम करते हैं, मेरे दोस्तों जब आपसे लोग पूछते हैं कि आप क्या काम करते हैं, तो वो वास्तव में आपको कितनी इज्जत देनी है इसका अनुमान लगाते हैं। तो आप लोग पूछते हैं कि आप क्या काम कर रहे हैं, तो वो ये देखना चाहते, ये अनुमान लगाते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी है। तो इसीलिए हर हाल में कामयाब बनिए, क्योंकि लोग तबीयत नहीं हैसियत पूछते हैं, लोग हैसियत पूछते हैं दोस्तों। तो देखिए एसएससी जीडी का आप हम जाकर आंसर की जरूर देखिए। नेक्स्ट प्रश्न पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। विरासत का अधिकार, राइट टू इनहेरिटेंस, तो विरासत का अधिकार किस ओर ले जाता है? विरासत का अधिकार किस ओर ले जाता है, यानी विरासत का अधिकार किस प्रकार का आशीर्वाद है? तो विरासत यानी कि विरासत के बारे में बात कर रहे हैं, यानी भूमि के बारे में। तो भूमि का विभाजन। विरासत का अधिकार किस ओर ले जाता है? तो विरासत का अधिकार भूमि का विभाजन। इससे आप थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाएगा तो इसको सही कर सकते हैं। यह क्लास आप आरके रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। अगर आप वीडियो जुड़े तो प्ले जोर चेक करें, क्योंकि इससे पहले हम हिंदी और जीके के 5 प्रैक्टिस सेट को अपलोड कर चुके हैं, तो उस पर अच्छा आप लोगों का रिस्पॉन्स रहा, तो इसीलिए हम आपको कंटिन्यू रख रहे हैं। अगर आप लोग इन वीडियो को 1 के यानी कि 1000 व्यू अगर आप लोग शेयर करके पहुंचा दे रहे हैं, तो हम तुरंत ही मैथ का सोल्यूशन भी लेकर आ जाएंगे, शिफ्ट वाइज और चैप्टर टॉपिक वाइज, शिफ्ट वाइज। तो वो आप लोगों के ऊपर है कि आप मैथ का सोल्यूशन चाहते हैं या नहीं। निम्नलिखित में से किस यूनानी शासक ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? तो किसने भेजा था? तो जैसा कि इतिहास में पढ़े होंगे, चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। निम्नलिखित में से किस यूनानी शासक ने क्वेश्चन पूछेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? तो वो आया था मेगास्थनीज। क्वेश्चन पूछेगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन सा यूनानी शासक आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था। किसने भेजा था? तो वो भेजा था सेल्यूकस निकेटर ने।
अब देखिए मेगास्थनीज और सेलुकस निकेटर। देखिए मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, ये भी पूछ सकता है। मौर्य साम्राज्य, देखिए मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन है, तो मौर्य समाज के संस्थापक हैं चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन पूछेगा मौर्य समाज के संस्थापक कौन है, तो मौर्य समाज के वास्तविक संस्थापक हैं चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य समाज की राजधानी कहाँ थी, तो मौर्य समाज की राजधानी थी पाटलिपुत्र। मौर्य समाज की राजधानी कहाँ थी, तो मौर्य समाज की राजधानी थी पाटलिपुत्र। मौर्य समाज की राजधानी कहाँ थी, तो मौर्य समाज की राजधानी थी पाटलिपुत्र। देखिए जैसा कि जानते हैं कि एसएससी की न्यू वैकेंसी है जिसमें 26,146 पोस्टें हैं, जिसका एग्जाम 20 फरवरी से 12 मार्च के बीच होने जा रहा है 2024 में। तो उसी को टारगेट करके हम इस क्लास को लेकर आए। और नेक्स्ट शिफ्ट क्लास पार्ट 6, देखिए ये पार्ट 4 है, पार्ट 5 है, इससे पहले हम पार्ट 4 तक अपलोड कर चुके हैं वीडियो। तो पार्ट 6 का वीडियो आप लोगों के सपोर्ट के अनुसार अच्छा रहा तो कमिंग सुन यानी नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लेकर आएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, देश के राष्ट्रपति को कार्यकाल से हटाने को किस रूप में जाना जाता है, यानी कि देश के अगर देश का राष्ट्रपति हैं उन्हें अगर कार्यकाल से हटाना है तो उसमें किस प्रक्रिया के तहत हटा सकते हैं। तो देश के राष्ट्रपति को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, यह बहुत पूछा जाता है, यह पॉलिटिकल क्वेश्चन और स्टैटिक में यह बहुत पूछा जाएगा। यह डायरेक्ट पूछा जाता है कि देश के राष्ट्रपति को कार्यकाल से हटाने के लिए, यानी कि अगर राष्ट्रपति उन्हें कार्यकाल के बीच में से अगर हटाना है तो उसे किस प्रक्रिया के तहत हटा सकते हैं, तो उन्हें महाभियोग के प्रक्रिया के तहत हटा सकते हैं। महाभियोग किस आर्टिकल के तहत होता है, तो महाभियोग आर्टिकल 61। बहुत पूछता है कि महाभियोग का संबंध किस आर्टिकल से, तो वो आर्टिकल 61। संसद का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। महाभियोग किसी भी सदन में, यानी कि उच्च सदन या निम्न सदन यानी लोकसभा या राज्यसभा में शुरू किया जा सकता है। क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा गांधी राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग किस सदन में लाया जाता है, तो वो उच्च सदन या निम्न सदन यानी लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी लाया जा सकता है। महाभियोग के लिए राष्ट्रपति पर आरोपों पर सदन में 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। अगर आप राष्ट्रपति पर महाभियोग ला रहे हैं तो जितने भी संसद के सदस्य हैं तो उसके 1/4 सदन को एग्री करना चाहिए, यानी हस्ताक्षर पूरा होना चाहिए कि हाँ वो लोग तैयार हैं और महाभियोग चाहते हैं। और राष्ट्रपति को यह भी पूछता है कि राष्ट्रपति को महाभियोग की सूचना कितने दिन पहले देनी चाहिए। तो राष्ट्रपति को अगर आप महाभियोग लगा रहे हैं तो उन्हें 14 दिन पहले नोटिस देकर उन्हें सूचना देना होगा। और राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए महाभियोग का प्रस्ताव दोनों सदनों को 2/3 बहुमत से पास होना जाना चाहिए। वो ये भी पूछता है कि 1/4 सदस्य, तो उसे 1/4 जो सदस्य हैं यानी कि 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर होने चाहिए महाभियोग चलाने पर। और पास कब माना जाएगा, तो जब राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव को दोनों सदनों के 2/3 सदस्य अगर बहुमत से पारित कर देंगे तो उन्हें पास माना जाएगा और उन पर महाभियोग लागू हो जाएगा। और राष्ट्रपति को उस तारीख से हटा हुआ माना जाएगा जिस तारीख को दोनों सदनों में संकल्प पारित किया गया। देखिए हस्ताक्षर अगर मान लीजिए कि 10 जनवरी को अगर राष्ट्रपति पे महाभियोग लेकर आया गया, 1/4 सदस्य दोनों सदनों के साइन करके महाभियोग प्रक्रिया चालू कर दी है और उन पर अगर वो महाभियोग सफल हो गया, अगर 2/3 सदस्य अगर पास कर दिए, 2/3 पूर्ण बहुमत से अगर पास हो गया, तब अब उनको कब से हटाया जाएगा, तो जिस तारीख को महाभियोग लाया रहेगा तो उसी तारीख से हटाया जाएगा। राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ कौन दिलाते हैं, तो वो दिलाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। फीफा विश्व कप, तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी किसने की, तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी किसने की। देखिए ये भी पूछ सकता है कि फीफा, अब आने वाले शिफ्ट में पूछेगा कि फीफा वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन करेगा, तो आप इसको याद रखिएगा। और तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी किसने की, तो वो किया था कतर ने ये किया था 2022 का। तो देखिए 2023 में भी पूछे जाने के प्रश्न, यह संभावना है कि जिसका एग्जाम 24 फरवरी से होने जा रहा है तो उसमें यह पूछ सकता है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी किसने की, तो वो किया था कतर ने फीफा वर्ल्ड कप 2000 की मेजबानी की थी। फीफा वर्ल्ड कप 2022 21 नवंबर 2022 से 18 दिसंबर 2022 तक चला था। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ चला, कब तक चला, तो यह चला था 21 नवंबर 2022 से 18 दिसंबर 2022 तक चला। इसमें विश्व कप में कुल कितने टीमों ने भाग लिया, तो टोटल 32 टीमों ने भाग लिया। कुल कितने टीमों ने भाग लिया पूछ सकता है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 में कुल कितने टीमों ने भाग लिया था, तो 32 टीमों ने। फीफा वर्ल्ड कप 2022 फीफा वर्ल्ड कप जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप पहली बार अरब देशों में आयोजित किया गया। अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न नंबर हमारा हो जाएगा 15। ये सभी प्रश्न 11 जनवरी 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए, जीके ऑफिशियल पेपर है, एसएससी में पूछे गए हैं। मोहन बागान एथलीट, देखिए ये भी पूछ सकता है कि मोहन बागान किस से संबंधित हैं, तो वो है एथलेटिक।
तो मोहन बागान एथलेटिक क्लब किस शहर में स्थित है? सॉरी, किससे ये शहर का नाम ही पूछ दिया, हमको लगा कि ये खिलाड़ी का पूछा है। तो मोहन बागान एथलेटिक क्लब किस शहर में आयोजित है? तो देखिए यह प्रश्न तो टफ हो जाएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न तो करना सही होता है, इसको आप स्किप कर दीजिएगा ऐसे प्रश्नों को। तो यह किस शहर में स्थित है? तो यह है कोलकाता में। यह किस शहर में स्थित है? तो यह कोलकाता शहर में स्थित है। यह क्लास आप आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। अगर आप वीडियो से जुड़े हैं तो प्ले लिस्ट जरूर चेक करें। और नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, 16वीं शताब्दी में वैष्णव संत महापुरुष शंकरदेव द्वारा निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों में से कौन सा पेश किया गया था? तो कौन सा पेश किया गया था? तो सत्रिया। सत्रिया कहाँ का लोक नृत्य है? तो सत्रिया असम राज्य का लोक नृत्य है। सत्रिया कहाँ का लोक नृत्य है? तो सत्रिया असम राज्य का लोक नृत्य है। अगर पूछेगा भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कथक उत्तर प्रदेश का, कथकली केरल का, ओडिसी उड़ीसा का, मणिपुरी मणिपुर का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, मोहिनीअट्टम केरल का, सत्रिया असम का, यक्षगान कर्नाटक का, छाऊ उड़ीसा का, कथकली केरल का। नेक्स्ट प्रश्न पे हम आ जाएंगे। देखिए ये हमारा वीडियो है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, 11 जनवरी 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके के सभी प्रश्न। चीनी उद्योग के लिए प्राथमिक कच्चा माल क्या है? तो चीनी उद्योग के लिए प्राथमिक कच्चा माल क्या है? तो चीनी उद्योग के लिए प्राथमिक कच्चा माल क्या है? तो वह है गन्ना, क्योंकि गन्ना से ही चीनी बनाता है, गन्ना से ही चीनी बनता है। तो अगर आप चीनी उद्योग में हैं और कच्चा माल क्या चाहिए, तो क्या चाहिए? पहले गन्ना, गन्ना के माध्यम से ही चीनी बनाया जाता है। तो इसके हो जाएगा गन्ना। देखिए थोड़ा बारिश हो रही है इसलिए हम वीडियो को थोड़ा फास्ट करा दे रहे हैं और आप वीडियो को ख़त्म कर रहे हैं। डॉट डॉट को भारत में गुजराती नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो किस त्यौहार को? तो वह है बेस्तु बरस त्यौहार को, बेस्तु बरस त्यौहार को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 19, ये देखिए हो जाएगा प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 का क्या आंसर हो जाएगा? तो प्रश्न नंबर 19 का आंसर हो जाएगा मिष्ठान। प्रश्न नंबर 19 का आंसर हो जाएगा मिष्ठान। और प्रश्न नंबर 20, प्रश्न नंबर 20 का क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा जेट धाराएं। प्रश्न नंबर 20 का आंसर हो जाएगा जेट धाराएं। प्रश्न नंबर 20 का आंसर हो जाएगा जेट धाराएं। नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। तो देखिए थैंक्स फॉर वाचिंग, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए और शेयर है तो शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए वीडियो से रिलेटेड। ये क्लास आप आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। अगर चेक प्ले लिस्ट अगर वीडियो जुड़े तो प्ले लिस्ट चेक करें और ज्वाइन टेलीग्राम फॉर फ्री पीडीएफ क्लास की पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ से आप इन प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि हम प्रैक्टिस के लिए पहले हम पीडीएफ अपलोड करते हैं क्वेश्चन का, इसके बाद हम सोल्यूशन के लिए वीडियो बनाते हैं। तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चनों का और बाद में वीडियो देख सकते हैं सोल्यूशन के लिए। और नेक्स्ट शिफ्ट क्लास 6 यानी कि नेक्स्ट शिफ्ट जो है, जो 11 जनवरी 2023 को सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न है जीके, तो उसको हम जल्दी लेकर आएंगे आप लोगों के सपोर्ट के हिसाब से। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। वहाँ से आप कोई भी अपना डाउट भी पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।